Morning students, welcome to the St. Angels online classes. We are working from home. Students, in the last video we have discussed about the chemical reactions of haloarenes. Now we will discuss about the polyhalogen compounds. Polyhalogen compounds मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज़्यादा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स होते हैं. फर्स्ट इसका एग्जांपल होगा क्या, डाइक्लोरोमीथेन, या इसी का दूसरा नाम होता है मिथाइलिन क्लोराइड. डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड. फॉर्मूला CH2Cl2, CH2Cl2. यहाँ पे इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा. यूजेस पढ़ते हैं इसके. ये कैसे कहाँ यूज़ होता है, ये एज अ सोलवेंट यूज़ होता है, एज अ पेंट रिमूवर यूज़ होता है, एज अ प्रोपिलेंट इन एरोसोल्स. प्रोपिलेंट इन एरोसोल्स का मतलब क्या होता है कि एरोसोल्स का मतलब क्या होता है, जो छोटी छोटी वाटर जब स्प्रे करते हैं, वाटर स्प्रे की जो बोटल्स होती हैं, जो उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं या ड्रॉपलेट्स निकलती है वाटर की, उनको क्या बोलते हैं हम, एरोसोल्स बोलते हैं. तो उन एरोसोल्स को बनने में जो हेल्प करता है, यानी हम क्या करते हैं, जब हम उसके बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, अंदर गैस का प्रेशर बनता है, उस प्रेशर की वजह से जो लिक्विड जो होता है वो बाहर मतलब क्या होता है, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये गैस जो होती है, ये गैस ज़्यादा थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करती है और क्या करती है, ईजिली उसको इवेपोरेट करा देती है. तो ये किसके तरह यूज होता है, एज अ प्रोपिलेंट इन एरोसोल. नेक्स्ट, एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सोलवेंट. एज अ मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सोलवेंट. इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं. इट हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ये उसको हार्म करता है. इसकी जो लोअर लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल इन एयर कोज स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन. जो यानी अगर इसका एटमॉस्फेयर में या एयर में लो लेवल होगा तो जो ये क्या करेगा, हियरिंग और विजन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा. नेक्स्ट, हायर लेवल इन एयर कोज डिजीनेस. नेक्स्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू ह्यूमन स्किन कोज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस टू द स्किन. यानी अगर स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो हमें बर्निंग फील होती है और स्किन जो होती है थोड़ी रेडनेस हो जाती है. नेक्स्ट, ट्राइक्लोरोमीथेन, या इसका अनदर नाम क्या होता है, क्लोरोफोम. फॉर्मूला CHCl3, इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, वही कार्बन पे कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा. यूजेस की अगर हम बात करते हैं, इसकी यूज़ कैसे होता है, ये एज अ सोलवेंट फॉर फैट्स, एल्केलॉइड, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंस. यानी जो हमारे नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं जैसे फैट, एल्केलॉइड्स, आयोडीन और अदर सब्सटेंस होते हैं, ये उनको क्या करता है, डिजोल्व करने काम आता है, उनके लिए एज अ सोलवेंट की तरह बिहेव करता है. इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन रेफ्रिजरेंट R22, यानी R2 जो फ्रियोन होते हैं उनके प्रोडक्शन में काम आते हैं. नेक्स्ट, प्रीवियसली यूज्ड एज एनास्थेसिस इन द सर्जरी. यानी ये पहले क्या होता था, सर्जरी में यूज़ होता था. किस में यूज़ होता था, सर्जरी में यूज़ होता था. सर्जरी में भी कैसे, एक एनास्थीशियस मतलब बेहोश करने में काम आता था. लेकिन अब इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है काफ़ी, और इसकी जो स्मेल होती है बैड होती है, और दूसरा ये जो होता है थोड़ा, ये जो होता है कार्सिनोजेनिक होता है, इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं. नेक्स्ट, हार्मफुल इफेक्ट. ब्रीदिंग अबाउट 90 ppm ऑफ क्लोरोफॉर्म कोज डिजीनेस, फटीग एंड हेडेक. यानी अगर 900 ppm एयर के अंदर अगर 900 ppm क्लोरोफॉर्म का अमाउंट होता है तो क्या होगा, उससे डिजीनेट, फटीग एंड हेडेक होगा. नेक्स्ट, कॉर्निक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कोज डैमेज टू लिवर, किडनी एंड लंग्स. ये क्या करता है, कॉर्निक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कोज डैमेज टू लिवर, किडनी एंड लंग्स. नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म एक्सट्रीमली पॉइजनस फॉस्जीन गैस COCl2. 2CHCl2 plus O2 in presence of light, 2COCl2 plus 2HCl. ये जो COCl2 गैस होती है, ये गैस होती है फोस्जीन, और ये कैसी होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है. और क्योंकि अगर हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट में रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में एयर के कांटेक्ट में रखेंगे तो इससे क्या होगा, पॉइजनस गैस बनेगी.
कौन सी, फोर्जीन पॉइजनस गैस बनेगी इससे, COCl2। इसलिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म को अगर हमें स्टोर करना है तो हम इसको डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड मतलब उसमें एयर ना बचे, उस बोतल के अंदर एयर ना बचे। तो ना तो लाइट का कॉन्टैक्ट होना चाहिए इसमें, और सॉरी ना तो लाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, ना ही एयर का कॉन्टैक्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये क्या बनाएगा, टॉक्सिक गैस बना देगा। नेक्स्ट ट्राई आइडोमीथेन या आइडोफोम CHI3। इसके यूजेस अर्लियर, ये किसकी तरह यूज़ होता है, अर्लियर यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। पहले क्या होता था, एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ होता था। और इसकी एक पॉइंट याद रखने का है कि इसकी जो एंटीसेप्टिक नेचर होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, ये खुद इसकी वजह से नहीं होती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्राइडोमीथेन है वो अपने आप में एक एंटीसेप्टिक नहीं है। क्यों है वो एंटीसेप्टिक, क्योंकि ये क्या करता है, फ्री आयोडीन को लिबरेट करता है। यानी जो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो फ्री आयोडीन की लिबरेशन की वजह से है, ना कि आयोडोफोम। यानी आयोडोफोम अपने आप में एक एंटीसेप्टिक नहीं है, लेकिन एंटीसेप्टिक की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फ्री आयोडीन को लिबरेट करता है, और आयोडीन क्या होती है, एंटीसेप्टिक होती है। बट ड्यू टू इट्स ऑब्जेक्शनल स्मेल इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड। यानी क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है वो थोड़ी सी कैसी होती है, बैड स्मेलिंग होती है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। यानी अब हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, अनदर एंटीसेप्टिक्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टेट्राक्लोरोमीथेन ऑफ या और कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, फॉर्मूला CCl4। यूज़ क्या होते हैं CCl4 के, एज अ फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ CFC एंड अदर केमिकल्स। यानी CFC और अदर केमिकल्स को बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी CCl4 में हम क्या करते हैं, फीड स्टॉक मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि कच्चा माल जिसको बोलते हैं। फीड स्टॉक मतलब कि इससे जैसे CCl4 है, CCl4 का अगर हम स्वार्ट्ज रिएक्शन कराएं, स्वार्ट्ज रिएक्शन यानी जिसमें हमने क्या किया था, क्लोरीन और ब्रोमीन को हमने क्या करा दिया था, फ्लोरीन से रिप्लेस करा दिया था। यानी अगर हमने क्लोराइड या ब्रोमाइड के क्लोरोअल्केन या ब्रोमोअल्केन की रिएक्शन अगर हम किससे कराते थे, किसी मेटल फ्लोराइड से कराते थे, फॉर एग्जांपल Hg2F2, HgF2, AgF, इनसे कराते थे, तो क्या बनता हमें, फ्लोरो कंपाउंड मिल जाता। तो सिंपल में वही करना है यहाँ पे भी। अगर हम क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किसी मेटल फ्लोराइड से करा देंगे तो ये क्या बना देगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरीन के वो फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपाउंड्स बना देगा ये। तो इसलिए हम इसको फीड स्टॉक की तरह यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूजेस का क्या होता है, एज अ सोलवेंट यूज़ होता है ये, एज अ स्पोर्ट रिमूवर यूज़ होता है, और एज अ फायर एक्सटिंक्शर्स यूज़ होता है। हार्मफुल इफेक्ट्स इसके, इट कोज लीवर कैंसर इन ह्यूमन, इट कोज लीवर कैंसर इन ह्यूमन, कोज डिजीनेस, हेडेकनेस एंड nausea and vomiting. Next, higher exposure cause suffer coma and even death. Even death तक भी, अगर इसकी बहुत ज़्यादा हाई एक्सपोजर हो रहा है, अगर हम ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं CCl4 के, तो ये हमें ये इवन डेथ तक को भी कोज कर सकता है। नेक्स्ट, आई इरिटेशन कोज कर सकता है। नेक्स्ट, रिलीज CCl4 इन एयर डिप्लीट ओजोन लेयर एंड राइज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। यानी जो CCl4 होता है वो ओजोन डिप्लीशन में भी हम इफेक्टिव होता है, इफेक्टिवली क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रियोन्स की। फ्रियोन्स क्या होते हैं, जो क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन्स आर कलेक्टिवली कोल्ड फ्रियोन्स। इन सबको क्या बोलते हैं, फ्रियोन, जैसे CF2Cl2, CFCl3, CF3, CCl3 एट्सेट्रास। यूजेज इनके, फॉर एरोसोल प्रोपिलेंट्स, जैसे हमने पहले भी बताया था, प्रोपिलेंट्स का मतलब यानी एरोसोल को क्या होगा, केवल एक तरह से कह सकते हैं कि एज अ प्रेशर गैस की तरह बिहेव कर रही है, जो इजिली क्या कर रही है, लिक्विड को प्रेशराइज करके क्या किसमें हेल्प कर रही है, ड्रॉपलेट्स के बनने में हेल्प कर रही है, एरोसोल्स के बनने में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट, एज अ इस रेफ्रिजरेशन में यूज़ होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ होते हैं फ्रियोन्स, एंड फॉर एयर कंडीशनिंग पर्पस, फॉर एयर कंडीशनिंग पर्पस। जो हम कहते हैं ना कि जो ACs वगैरह हैं या रेफ्रिजरेटर वगैरह हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल होते हैं। क्यों होते हैं वो हार्मफुल, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, एरोसोल्स फिल होते हैं,
और ये एरोसोल्स क्या होते हैं, ये हमारे, क्योंकि जो मैंने भी बताया था कि जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं और जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, एसीज होते हैं, उनमें क्या होता है CFC या फ्रियोन्स फिल होते हैं। और वो फ्रियोन्स क्या करते हैं, जो जिस स्फीयर में हम रहते हैं तो ट्रोपोस्फीयर होता है, वो ट्रोपोस्फीयर से और स्ट्रेटोस्फीयर में एज इट इज़ जाते हैं, और जो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लेयर है वो ये क्या करते हैं, उस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो जिससे क्या होता है, जो हार्मफुल रेज होती है, UV रेज होती है सन से, वो हमारी अर्थ पे आती है और उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है। इसलिए एसीज और जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनमें से जो फ्रियोन्स निकलते हैं ये क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स, फ्रियोन इनिशिएट्स द फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस विच कोज डिप्लीशन इन ओजोन लेयर। मैंने जैसे भी बताया था कि जो फ्रियोन्स होते हैं वो स्ट्रेटोस्फीयर में जाके क्या करते हैं, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, क्योंकि क्या करते हैं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। जो फ्रियोन्स होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, एक क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। और क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या करता है, ओजोन के साथ एक चेन रिएक्शन दिखाता है, यानी और चेन रिएक्शन दिखाने में ये क्या करता है, एक क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल लगभग 10 मिलियन ओजोन मॉलिक्यूल को तोड़ सकता है। इसलिए क्या करता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है चेन रिएक्शन के थ्रू क्या करता है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है DDT। इसका फुल नेम क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या इसको हम कह सकते हैं पैरा डैश, क्योंकि अगर हम एक को पैरा पोजीशन मानेंगे, जैसे 2 Cl है, अगर हम एक को पैरा मानेंगे तो दूसरी को हमें क्या माननी पड़ेगी, पैरा डैश। यानी अगर मैं इसको पैरा मान लेता हूँ तो ये मुझे क्या माननी पड़ेगी, पैरा डैश। तो पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो ये इसका क्या होगा, फुल फॉर्म होगी इसकी। अगर हम इसको प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन में हम इसके क्या करेंगे, क्लोरल की रिएक्शन, ये होता है क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO, इसको क्या बोलते हैं हम, क्लोरल। क्लोरल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, क्लोरोबेंजीन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या करता है, यहाँ से H2O रिमूव हो जाएगा और ये कार्बन क्या होगा, दोनों क्लोरोबेंजीन से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, DDT। DDT का जो मेन यूज़ था वो पहले होता था किसकी फॉर्म में, एक इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज़ होता था। DDT जो था वो एक इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता था और मेनली किसको, मॉस्किटोज़ को मारने के लिए काम में आता था। मेनली जो उसका यूज़ था वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत ज़्यादा हुआ था, और उस टाइम पे क्योंकि जो मलेरियल डिजीज़ थी वो बहुत ज़्यादा फैली थी, और उस टाइम पे क्या हुआ था, इसलिए इसका यूज़ क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। और उस यूज़ में, लेकिन इसका जो यूज़ था वो बैन कर दिया गया था। इसका जो यूज़ था DDT का यूज़ जो था वो USA में 1973 में बैन हो गया था और इंडिया में 1989 में बैन हो गया था। बैन क्यों हुआ था ये, क्योंकि ये जो होता है ह्यूमन बॉडी या किसी भी एनिमल बॉडी के अंदर ये मेटाबोलाइज नहीं होता है, मेटाबोलाइज नहीं होगा तो, और दूसरा पॉइंट क्या था, एक तो मेटाबोलाइज नहीं होता, दूसरा क्या होता है, जो हमारा फैटी टिश्यू होता है, जो हमारा फैट होता है, ये उसके अंदर क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और कैसे होता है, टॉक्सिक नेचर का भी होता है। तो इसलिए इसका जो यूज़ था वो बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये अगर जैसे इसको कहीं इंडिया में इसको एग्रीकल्चर में भी एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ किया गया था, लेकिन ये वहाँ पे भी क्या हुआ था, मिट्टी में कंटिन्यू बना रहता है और फिर पानी के साथ बह के फिर धीरे धीरे क्या होता है, किसी वाटर बॉडी के अंदर चला जाता है, फिर वहाँ पे फिशेज में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, फिशेज से फिर क्या होता है, वापस से ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है और वहाँ पे क्या होता है, स्टोर हो जाता है। और इसलिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी के लिए भी ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और वहाँ पे फिर क्या होता है, फिर टॉक्सिसिटी दिखाता है। इसलिए हम इसका जो यूज़ था वो बैन हो गया है।